नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट अब हम आपको बताएंगे। देश विदेश में क्या चल रहा है, पूरी रिपोर्ट महज 1 मिनट के भीतर आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में, जहां पर इन दिनों हालात बेहद खराब हैं। यहां अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत के बाद पंप पर सेना की तैनाती कर दी गई। बिजली संकट चरम पर है। ट्रेनों के पहिए भी रुक गए और महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। आयात बंद होने से कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, महज 1 मिनट के भीतर देखिए। चीन के कर्ज में डूबे श्रीलंका में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। देश के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा नहीं। आयात बंद होने से कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। डीजल न होने के कारण देश में 13-13 घंटे बिजली नहीं आ रही है। डीजल के संकट से निपटने के लिए भारत भी यहाँ 4 बार डीजल भेज चुका है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि शुद्ध पाने के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत से ज्यादा रुपए दूध की खरीदारी के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। साल 2015 के बाद अब श्रीलंका में इतने बदतर हालात पैदा हुए। अगर हालातों को जल्द से जल्द नहीं सुधारा गया तो श्रीलंका के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तेल की किल्लत और किसानों को सही समय पर खाद न मिलने के कारण रिटेल और होलसेल मंडियों में भी अनाज की कीमत आसमान छू रही है। कोलंबो की मंडी में बासमती चावल की कीमतें 400 रुपए से लेकर 480 रुपए प्रति किलो है, जबकि श्रीलंका में उगने वाला चावल भी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलो की दर तक बिक रहा है। तो श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। हालांकि अब श्रीलंका के राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल को जरूर हटा लिया गया है, लेकिन श्रीलंका के बाद अब बात करेंगे पेरू की, क्योंकि पेरू में भी कुछ इसी तरह के हालात बन रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पेरू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पर रोक लगाने के लिए पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने कर्फ्यू लगा दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण इस समय पूरी दुनिया में ईंधन और गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो इसकी भारी किल्लत से गुजर रहे हैं, जिनमें जर्मनी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका छोटे देशों में भी असर पड़ने लगा है। रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन और गैस के दाम बढ़ चुके हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं इसी के चलते पेरू में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। पेरू की राजधानी लीमा में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि इससे बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को भी रोकने में मदद मिले और साथ ही लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। पेरू के राष्ट्रपति क्रिस्टेलो ने आधी रात से ठीक पहले देश भर में प्रसारित एक संबोधन में कहा कि कैबिनेट ने सभी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मंगलवार 5 अप्रैल से सुबह 2:12 बजे से नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पिछले हफ्ते किसानों और ट्रक ड्राइवरों ने लीमा के लिए भी कुछ मुख्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया था, जिससे खाद्य कीमतों में अचानक उछाल आ गया है। तो पेरू में भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है, जिसे रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन पेरू के बाद अब बात चीन की करें, क्योंकि चीन में ही कोरोना की शुरुआत हुई थी और चीन में ही अब कोरोना से हालात एक बार फिर से बिगड़ते जा रही हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। चीन में 2 साल बाद पहली बार कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। संक्रमण 31 राज्यों में फैल चुका है और इसे नियंत्रित करने के लिए जिस शून्य कोविड नीति को अमल में लाया जा रहा है वो फ्लॉप साबित हो रही है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप का सर्वाधिक प्रभाव है और संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंच चुका है। हालात इतने खराब है कि शंघाई के किसी भी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची। बावजूद इसके चीन का दावा है कि शंघाई में कोरोना संक्रमण से अभी तक किसी की मौत नहीं हुई। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हाहाकार मचा है। बीते 24 घंटे में यहां पर 1366 नए मामले सामने आ चुके हैं। चीन के जिलिन में 836, शंघाई में 436 और फुजियान में कोरोना के 16 नए केस सामने आए। शंघाई में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहे चीन ने देश भर से 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को अपने सबसे बड़े शहर रवाना किया। इनमें 2000 से अधिक सैन्य चिकित्सा कर्मी शामिल हैं।
तो चीन से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया इससे रिकवर कर चुकी है और इस समय कोरोना की स्थिति जो है वो दुनिया भर में स्टेबल नजर आ रही है। लेकिन चीन में एक बार फिर से कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए आप। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। 3 वजह से स्थापना दिवस और भी खास हो गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार वापस लौटी है। 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुँची है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया था और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। लोगों को समझ में आ गया है कि परिवारवादी सरकार लोकतंत्र की दुश्मन होती है और संविधान को कुछ भी नहीं समझती। तो भारतीय जनता पार्टी आज 42 साल की हो गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खुद अपने कार्यकर्ताओं को जोश एक बार फिर से दिया गया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। ऐसे में जब मौका बीजेपी के जश्न का है तो चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से बुधवार को 42वां स्थापना दिवस मनाया गया तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का संबोधन भी सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई। देश के अधिकांश राज्यों में आज बीजेपी का शासन है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रही है और ये सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। तो 42 साल के होने पर जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज खुशी से पूरे नहीं समा रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ विरोधियों पर निशाना साधने में, विरोधियों पर तंज कसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस नहीं था, बल्कि आज एक और खास दिन है। आज आपको बता दें कि किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है और ऐसे में आज राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा चौटाला परिवार एक साथ एकजुट नजर आया। दिल्ली में किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर संघर्ष स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा चौटाला परिवार एक साथ नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी चौधरी देवीलाल को याद किया। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जहाँ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया, तो दूसरी ओर हजारों लोगों ने इन श्रद्धांजलि सभाओं में शामिल होकर किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल प्रेरणा है प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे उनके उठाए हुए कदमों को आज दुनिया भर में बुढ़ापा पेंशन हो, मैटरनिटी लीव, बच्चा योजना या आज काम के बदले अनाज को मनरेगा के तौर पर हम देखें।
तो किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं और उनके किए कामों को भी याद कर रही हैं, साथ ही अपनी श्रद्धा सुमन भी भेंट कर रही हैं। लेकिन साथ ही अब बात करेंगे देश की सबसे नई पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के बारे में, क्योंकि मंडी में आज आम आदमी पार्टी का रोड शो है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश की सत्ता में बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से काबिज रही। वहीं अब पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंदियों पर, इसलिए तो आम आदमी पार्टी ने हिमाचल का रुख कर दिया है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी से चुनावी शंखनाद कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमेशा तीसरे फ्रंट को नकारा है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना वजूद स्थापित कर पाती है या नहीं। दोनों चीजें कंबाइंड होगी तो ये मैसेज भी अच्छा जाएगा कि भी मंडी से किया जा रहा है। अभी तो देखिए आम आदमी पार्टी आई है और मैं जो भी होगा, जिसको भी हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, आम आदमी होगा, इस बात की हम तो आपको आश्वासन देते हैं और शानदार होगा। अब तक के जो मुख्यमंत्री बने उनसे अच्छा ही होगा। तो पंजाब में जीत के बाद से ही आम आदमी पार्टी का जोश हाई है और अब आम आदमी पार्टी की नजर बाकी राज्यों पर है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में हिमाचल में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रोड शो कर रही है। लेकिन अब बात करेंगे लगातार बढ़ती महंगाई के बारे में। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बेकाबू रफ्तार से बढ़ते जा रही हैं, जिससे आमजन बेहद त्रस्त हो चुका है। आज तेल के दामों में कहां और कितना इजाफा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार को एक बार फिर इजाफा हुआ, जो कि पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे तो डीजल 96 रुपए 67 पैसे पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में 84 पैसे और डीजल की कीमतों में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 51 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बहरहाल लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जन त्रस्त हो चुका है। सवाल अब ये उठता है कि आखिर आए दिन बढ़ रही तेल के बेलगाम दामों पर लगाम कब लगेगी। जो लोग हैं जितना बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से काम करते जा रहा है। मजदूरी तो बढ़ नहीं रही है, सीधा पेट्रोल ही बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त है, परेशान है और इस महंगाई की मार आम जनता पर ही पड़ रही है। लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मामला हरियाणा के फतेहाबाद का है। फतेहाबाद में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं के अंग्रेजी पेपर में नकल का एक अनोखा केस सामने आया है, जिसमें एक छात्र नकल करने के लिए क्लिप बोर्ड के अंदर मोबाइल फिट करके पहुंचा। देखिए आप भी। परीक्षा में नकल रोकने के चाहे कितने भी प्रबंध कर लिए जाएं, लेकिन नकल करने वाले छात्र कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन छात्र के नकल करने का हाईटेक तरीका उड़नदस्ते के सामने फेल हो गया। दरअसल छात्र ने क्लिपबोर्ड के अंदर ही मोबाइल फिट कर रखा था और इसके ऊपर शीशा लगा रखा था। यहाँ तक कि मोबाइल में व्हाट्सएप समेत कई ऐप भी चल रहे थे। बता दें कि चेकिंग के दौरान बोर्ड चेयरमैन की स्पेशल फ्लाइंग ने छात्र को पेपर बोर्ड में फिट मोबाइल के साथ पकड़ा। यूएमसी बनाई गई है और वो पूरा उससे पेपर बोर्ड ले करके वो बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड के अंदर बिल्कुल पीछे से देखो पता नहीं लग रहा था कि इसके अंदर मोबाइल हो सकता है क्या। पूरा पेपर बोर्ड ग्लास का था, उसके अंदर फिटेड था पूरा और उसकी पिक्स वगैरह भी ली है हमने। फिलहाल परीक्षा में नकल के 6 केस पकड़े गए हैं, जिसमें 2 छात्रों के पास मोबाइल और 4 के पास से पर्चियां मिली है। नकल पर्ची के साथ छात्राएं भी पकड़ी गई। पकड़े गए परीक्षार्थियों पर यूएमसी का केस बनाकर बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी गई है। तो नकल करने का ये अनोखा तरीका इस छात्र की ओर से निकाला गया। नकल के अलग अलग तरीके से नकल करने का प्रयास छात्रों की ओर से किया जाता है, लेकिन ये एक अनोखा तरीका आपको जरूर हैरान कर रहा होगा। लेकिन अब बात करेंगे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से नवरात्र में भी धांधली का काम जोरों पर है। दरअसल कुट्टू का खाना खाने से बाहर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंबाला में बीते 3 दिन में 70 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं।
अंबाला में इन दिनों कुट्टू के आटा खाना खाने से बीमार होने वालों के मामले सामने आ रहे हैं। जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं तब से काफी व्रत रखने वाले लोग कुट्टू के आटे का सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग और पेट दर्द की शिकायत के मरीज अस्पतालों में भर्ती होते दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन पहले अंबाला में एक दिन में 60 से ज्यादा मरीज नागरिक अस्पताल में भर्ती हुए थे। वहीं हर रोज औसतन 5 से ज्यादा नए मरीज दर्ज हो रहे हैं। वहीं मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया और कई बाजारों में जाकर कुट्टू के आटे के सैंपल लिए और दुकानदारों से पूछताछ भी की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि खुले में कुट्टू का आटा रखने से उसमें फंगस लग जाती है, लोग इसका सेवन करने से बचें। जो खुला आटा बिकता है उससे काफ़ी नुकसान होते हैं। अभी काफ़ी दिन रखे हुए इसमें फंगस लग जाती है और या आटा कंटेमिनेटेड हो जाता है दूसरे उससे। नवरात्र के व्रत चल रहे हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर व्रती इस समय कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी आटे की वजह से कई लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं। लेकिन अब बात ऐसी खबर की करेंगे। खबर हरियाणा के नूह से है, जहां पर लोगों का सांस लेने तक दूभर हो गया है। नूह में शहर के बीचों बीच कूड़े के ढेर ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्थिति ये हो गई है कि लोगों को सांस लेने तक में अब परेशानी हो रही है। नूह शहर के लोग आबादी के बीचों बीच पड़े कूड़े के ढेरों से बड़े परेशान हैं। परेशानी ऐसी कि जिस जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उसके आसपास मंदिर, जामा मस्जिद, बाल भवन, नगर पालिका कार्यालय, सब्जी मंडी, सीईओ, जिला परिषद कार्यालय तक मौजूद हैं। गंदगी के ढेर से आने वाली दुर्गंध से लोगों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। शहर के लोग इस समस्या को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका सहित कई अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन ना तो गंदगी के ढेर उठाए जा रहे हैं और ना ही उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे से ठीक पहले ये कहकर इस स्थान पर कूड़ा डलवाया था कि जल्द ही इसे उठवा दिया जाएगा और शहर में डंपिंग स्टेशन नहीं होने के कारण इस कूड़े को यहाँ पर डाला जा रहा है। कूड़े के ढेर ने आसपास लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। जाहिर तौर पर शहर के बीचों बीच लगे कूड़े के ढेर से आम लोगों को परेशानी हो रही है। न सिर्फ सांस लेने में परेशानी हो रही है, बल्कि ये कूड़े के ढेर कई तरह की बीमारियों को भी निमंत्रण दे रहे हैं। खबर अब अंबाला से है। हरियाणा के अंबाला की मोटर मार्केट में आग लग गई और आग की चपेट में ट्रक आया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू भी पाया। अंबाला शहर की मोटर मार्केट में वर्कशॉप में खड़े ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से वर्कशॉप में खड़े एक ट्रक में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मोटर मार्केट में एक वर्कशॉप में ट्रक में आग लग गई है, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग पकड़ गई और उसकी वजह से डीजल टंकी फट गई और टायर में आग लगने से आग पकड़ गई थी। तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, उन्होंने आकर आग को बुझाया और सिचुएशन को काबू में कर लिया। बोडी जो भी पड़ी थी सभी गाड़ियाँ सब इधर उधर करवाई, सारी गाड़ियाँ गुड़ियाँ इनकी बचा दी हमने बहुत ज़्यादा। सिर्फ एक गाड़ी है जो जिसके 2 टायर जले हैं और बॉडी और इंजन वगैरह जली, बाकी सब बचाव कर दिया इनका। तो खड़े ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। खबर अब सिरसा से है। सिरसा के सेक्टर 19 में हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपनी ही रिश्तेदार पर एसिड फेंकने के आरोप लगाए। मामूली विवाद को वक्त रहते सुलझाया न जाए तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण सिरसा जिले में देखने को मिला, जहां 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि उसका अंजाम दूसरे पक्ष को एसिड अटैक के साथ झेलना पड़ा। सिरसा के सेक्टर 19 स्थित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में रहने वाली एक महिला और उसके बेटे पर उसके ही रिश्तेदार ने एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक में दोनों माँ और बेटे बुरी तरह से झुलस गए। पीड़ित महिला का अपने बेटी के देवर के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।
वहीं पीड़िता की माने तो कुछ दिन पहले दोनों के बीच हुए विवाद को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पीड़ित के आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने अगर इस मामले में कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना टल सकती थी। अब घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों पीड़ितों ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखना होगा कि आरोपी पुलिस की पकड़ में कब तक आता है। तो एक मामूली विवाद इतना बढ़ जाएगा ये कौन सोच सकता था, लेकिन एक मामूली विवाद को लेकर मां और बेटे पर एसिड अटैक कर दिया गया, जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए। खबर अब सिरसा से है। सिरसा में अब तक गेहूं की आवक न होने की वजह से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है और ऐसे में सरकारी खरीद भी जल्द शुरू हो जाएगी। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सिरसा की अनाज मंडी में 4 अप्रैल तक गेहूं की आवक ही नहीं हुई थी। लेकिन खरीद के 5वें दिन जिले की अनाज मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी ने व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 65 सेंटर बनाए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिरसा की कुछ मंडियों में गेहूं आई है कल, जैसे डावाड़ी में 580 क्विंटल, जीवनगर में 350 क्विंटल और 1 ट्रॉली ढिंग और चोपटा में आई है। हमारी तरफ से सभी रेंज कर दिए गए हैं, एजेंसियां तब आएंगी जब अराइवल आएगी। हालांकि मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया गया है, लेकिन अब देखना यही होगा कि गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान प्रशासन के दावे कितने सही साबित होते हैं। तब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के 5 दिन बाद ही सही, लेकिन अब अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है, जिसके बाद अब जरूर सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी और इसे लेकर प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे भी किए जा रही हैं। लेकिन अब बात करेंगे गुरुग्राम से। जो खबर है, गुरुग्राम में प्रदेश अनुसूचित मोर्चा हरियाणा ने एक कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया और इस दौरान हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। गुरुग्राम में प्रदेश अनुसूचित मोर्चा हरियाणा की समान नागरिक संहिता अभियान के तहत कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन मंत्री रविंद्र राजू, पूर्व मंत्री कृष्ण लाल पवार, प्रदेश महामंत्री और मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान ओपी धनखड़ ने अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बाबा तेरा मिशन अधूरा और अनुसूचित जाति मोर्चा करेगा पूरा, वर्तमान भारत करेगा पूरा, इस पर हम जुटे हुए हैं और आज की बैठक हमारी उसी की तैयारी की बैठक है। हमने विधानसभा अनुसार इस काम के 90 इंचार्ज तय किए हैं। वहीं पंजाब की ओर से चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास करने को लेकर भी पंजाब सरकार पर हमला बोला। SYL के मुद्दे को लेकर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया। बहरहाल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रही है और इसीलिए कई कार्यक्रम आने वाले दिनों में बीजेपी के होने वाले हैं। लेकिन अब बात करेंगे विजिलेंस की टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बारे में। दरअसल फतेहाबाद में रिश्वतखोर पटवारी विजिलेंस के हाथों बच नहीं पाया। विजिलेंस की टीम ने 72,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये रिश्वतखोर विजिलेंस की टीम के आगे पस्त नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फतेहाबाद का है, जहां विजिलेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रतिया से लांबा गांव के पटवारी को 71,000 की बड़ी राशि के साथ रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने 57 एकड़ जमीन की मलकियत तकसीम करने के नाम पर प्रत्येक एकड़ के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस हिसाब से 57 एकड़ जमीन के लिए 1,42,000 की राशि उसने मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में विजिलेंस को शिकायत दी, जिसके बाद विजिलेंस ने एक टीम गठित कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उससे 71,000 की रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। टाउन किले की जो इनकी मलकियत अलग अलग होनी थी, पर किला 2,500 रुपये मांग की थी, तो करीब 1,42,000 में इनकी बात हुई थी, जिसकी शिकायतकर्ता ने रिकॉर्डिंग कर ली थी और आज 71,000 में ये रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो
तो पटवारियों के द्वारा रिश्वत मांगे जाने के लगातार कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में विजिलेंस की टीम भी फुल एक्टिव मोड में है इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगाने के लिए। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।